हेलो एंड वेलकम टू स्टडी मित्रा। दोस्तों ये वीडियो आपका बेसिकली पार्ट 2 है। इससे पहले अपन एक पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको देखने हैं, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। नाउ आज का अपना क्वेश्चन है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली सूर काव्य में चित्रित प्रेमानुभूति का वर्णन करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे सारे के सारे 5 साल के जो आपके पुराने पेपर हैं उनको देखने के बाद में 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। उनसे आपको 5 क्वेश्चन ही एग्जाम में करने हैं। ऑब्वियसली बात है, 10 से 15 क्वेश्चन का कंटेंट इतना पढ़ लोगे, आपके 5 क्वेश्चन का कंटेंट लिखने में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। सो इसलिए इस कंटेंट पे आपको बेसिकली मास्टरी कर लेनी है। इनको बार बार से देख लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। जो मैं बताऊंगा, जिस तरह मैं आपका थोड़ा प्रोसेस डेवलप करूंगा, उसी का आपको इस्तेमाल करके एग्जाम में आपको बेसिकली इस्तेमाल करना है उसको, ठीक है। नाउ सूर काव्य की प्रेमानुभूति का वर्णन कीजिए। प्रेमानुभूति मतलब प्रेम की अनुभूति, ठीक है, ठीक है। नाउ भूमिका जो आपका इंट्रोडक्शन है वो मैंने ब्लू कलर से दिया हुआ है और आपका इंट्रोडक्शन मैंने आपको ग्रीन कलर से दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ताकि आपको एक कलर कोडिंग आपके दिमाग में रहे, ताकि आपको दिमाग में फटाफट से वो चीज़ें फिट भी हो जाएं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सूर की काव्य दृष्टि में राधा कृष्ण का जो प्रेम है, राधा कृष्ण का प्रेम कौतुक अत्यंत गहन, मृदुल और दिव्य रूप में चित्रित है। भक्ति और प्रेम का ऐसा संवेदनशील संगम हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। तो यहाँ पे जो आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है कि राधा कृष्ण का प्रेम कौतुक अत्यंत गहन, मृदुल और दिव्य रूप में चित्रित है। भक्ति और प्रेम का ऐसा संवेदनशील संगम हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। मुख्य बिंदु क्या क्या है कि सूर काव्य में आपको प्रेमानुभूति जो है बेसिकली वो किस तरह की देखने को मिलती है। आप सब जानते हैं कि सूर का जो काव्य बेसिकली राधा और कृष्ण के प्रेम के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, ठीक है। तो राधा और कृष्ण के प्रेम के अंदर आपको कृष्ण का बाल रूप भी देखने को मिलता है और राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो टाइप थोड़ा सा बेसिकली दो प्रेमियों के बीच का प्रेम है, ठीक है। तो बाल रूप में वात्सल्य प्रेम आप देखने को मिलता है। सूर ने कृष्ण के बाल रूप में वात्सल्य प्रेम को और राधा कृष्ण के संबंधों में माधुर्य प्रेम को सशक्त रूप से उभारा है। प्रेम की यह द्वितीय काव्य को आत्मीयता से भर देता है कि जो प्रेम के दो रूप है ना, ये इस पूरे काव्य को आत्मीयता से भर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि राधा कृष्ण का अलौकिक प्रेम। राधा कृष्ण का प्रेम बेसिकली लौकिक किस्म का नहीं है। राधा कृष्ण का प्रेम भोंडे किस्म का प्रेम नहीं है या फिर छिछोरे किस्म का प्रेम नहीं है। ये प्रेम है अलौकिक टाइप का, ठीक है। जहाँ प्रेम देह के लिए नहीं होता है, ये प्रेम है आत्मा के, ठीक है। आत्मा का संबंध होता है इस प्रेम से, ठीक है। तो सूर्य के यहाँ प्रेम केवल देह का नहीं बल्कि आत्मा का संबंध है। राधा का विरह, मान और पुनर्मिलन हर अवस्था गहन भाव दशा को दर्शाती है, ठीक है। दर्शन वियोग सूर्य काव्य का सबसे भावनात्मक पक्ष है। दर्शन वियोग मतलब जो राधा की कृष्ण से मिलने को लेकर के जो एक छटपटाहट है, एक तड़प है, वो कहीं ना कहीं एक भावनात्मक पक्ष जो है सूर्य काव्य के अंदर दिखाती है। जो राधा और कृष्ण एक दूसरे को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ये है दर्शन वियोग। यहाँ पे सूर्य काव्य का सबसे भावनात्मक पक्ष भी यही है। तो राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो कैसा टाइप का है, अलौकिक टाइप का है, ठीक है। नाउ तीसरा पॉइंट है आपका प्रेम की मनोवैज्ञानिक गहराई भी यहाँ देखने को मिलती है कि सूरदास ने प्रेम की सूक्ष्म अनुभूतियों को अत्यंत आत्मीय ढंग से अभिव्यक्त किया है। कि प्रेम की जो छोटी छोटी अनुभूतियाँ होती है, छोटी छोटी जो अभिव्यक्तियाँ होती है, उनको यहाँ पे आत्मीय ढंग से बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जो है अभिव्यक्त करने का प्रयास उन्होंने किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका दार्शनिक भावभूमि। सूर्य के काव्य में जो आपकी प्रेम अनुभूति है उसमें आपको दार्शनिक भावभूमि भी देखने को मिलती है। सूर्य का प्रेम भक्ति और अध्यात्म से जुड़कर जीव ईश्वर की एकता का प्रतीक बन जाता है। कि यहाँ पे जो प्रेम वो भक्ति प्लस अध्यात्म दोनों को मिलाकर के ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है, ठीक है। सो राधा यहाँ पे जीवात्मा है और कृष्ण यहाँ पे क्या है, परमात्मा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखने को मिलेगा प्रकृति पर्यावरण का प्रेम पर प्रभाव। देखो राधा और कृष्ण के काव्य में जब आप जहाँ आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, सुना होगा, आज भी अपन देखते हैं तो राधा कृष्ण के काव्य के अंदर या फिर राधा कृष्ण से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनके अंदर प्रकृति का सबसे ज़्यादा चित्रण देखने को मिलता है ना। वन का दृश्य हो, चाहे गायों के साथ उनका बांसुरी जाते हुए दृश्य हो, चाहे या भ्रमरों के साथ उनका दृश्य हो, या नदी तट पर उनका अटखेलियाँ करते हुए दृश्य हो, सारे के सारे प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं वो प्रेम का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है कि वर्षा, बसंत, नदियाँ, उपवन का वातावरण भावों को गहनता प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो इनके काव्य में जो बेसिकली प्रेमानुभूति है उनके अंदर संगीतात्मकता और लय भी देखने को मिलती है। तो सूर्य के पद गेय है, गेय मतलब गाने योग्य है या गाया जा सकता है उनको। उनका संगीत
ताल और लय प्रेम के माधुर्य को और बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनका जो सूर का जो सूर के काव्य में जो प्रेमानुभूति है वो बेसिकली किस टाइप की है, ताल और लय के साथ प्रेम के माधुर्य भाव को वो बढ़ाते ही हैं। ठीक है, निष्कर्ष से क्या कह सकते हैं कि प्रेम की सूर काव्य की प्रेमानुभूति मानवीय मन के सबसे कोमल, गहन और दिव्य रूप का चित्रण है। इसमें प्रेम का प्रभाव आध्यात्मिकता से जुड़कर अनंत हो जाता है। सो बेसिकली ये प्रेम बेसिकली कैसा है, इस प्रेम के अंदर अंततः आध्यात्मिकता से जुड़कर ये प्रेम जो है इन्फिनिटी तक जाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक जगह जाकर के रुक जाता। तो बेसिकली ये सूर्य के काव्य की प्रेमानुभूति जो है आपको इस तरह लिखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर को रेफरेंस बना करके आपको सूर्य काव्य पर अगर किसी प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको इसी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नाउ तुलसीदास जी की जो भाषागत विशेषताएं उन पर अपने को चर्चा करनी है। तुलसीदास जी की जो भाषा है उस पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो बेसिकली तुलसी, देखो जब भी आपको किसी की भाषागत विशेषताएं बतानी होंगी तो आपको कुछ कुछ पॉइंट जो है सिमिलर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि तुलसी अवधि में अपना जो तुलसी के काव्य में मुख्यतः कौन आते हैं, राम। ठीक है, और राम किस क्षेत्र में निवास करते थे, अवध में। और अवध में कौन सी भाषा बोली जाती है, अवधि। तो अवधि भाषा ही राम काव्य की बेसिकली अवधि भाषा राम काव्य के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और तुलसी क्या है, अवधि क्षेत्र के हैं। तो इनके यहाँ जो ये जो काव्य लिखेंगे उसमें कौन सा किस भाषा का ज़्यादा अनुपात होगा, अवधि का ही होगा। ठीक है, सो तुलसीदास जी की जो भाषा मुख्यतः कौन सी, अवधि है। परंतु ब्रज, संस्कृत तत्सम, लोक शैली और प्राकृतिक रूपों का सुंदर मिश्रण भी यहाँ देखने को मिलता है। उनकी भाषा में भक्ति है, दर्शन और नीति का अनोखा मेल करती है। उनकी भाषा जो है इन सभी चीज़ों का अनोखा मेल रखती है कि उनके यहाँ भक्ति भी देखने को मिलती है, दर्शन भी देखने को मिलता है और नीति भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ना इसके बाद में अपन इनकी मुख्य विशेषताओं पर बात करें तो कुछ कुछ पॉइंट जैसे कि अवधि की सरलता और सौम्यता देखने को मिलती है। इसके बाद आपको संस्कृत परंपरा का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है, ब्रज भाषा का प्रभाव भी प्रयोग भी देखने को मिलता है। अपन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले अपन हेडिंग्स देख लेते हैं। हेडिंग्स देखने से ही आपका आधा क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, अवधि की सरलता बताई, संस्कृत परंपरा का प्रभाव भी इन पर था, ब्रज का प्रयोग भी इन्होंने अपने यहाँ पे इनके काव्य में किया है, लोकोक्तियाँ और मुहावरे का प्रयोग भी यहाँ पे हुआ है, वर्णन कला की सजीवता भी यहाँ देखने को मिलती है, इनकी भाषा में गांभीर्यता और सहजता का अद्भुत संतुलन भी देखने को मिलता है। इसके बाद अलंकार और चित्रात्मकता भी यहाँ देखने को मिलती है, नीति और लोक मंगल की झलक भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। नाउ एक एक को डिस्कस करेंगे अच्छे से। नाउ पहला है आपका अवधि की सरलता और सौम्यता। देखो रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का जो है मुख्यतः आज भी सबसे ज़्यादा प्रचलित काव्य है। अपन सब जानते हैं इस चीज़ को, इवन इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। तो बेसिकली रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी गई जिससे यह अत्यंत सहज और लोकप्रिय हो सके। अब एक बात बताओ मुझे आप कि कौन सी भाषा ज़्यादा समय तक जीवित रहती है या फिर ज़्यादा समय मतलब ज़्यादा प्रभावी होती है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे फ्रेंच सीख के आए और यहाँ के लोगों को अगर फ्रेंच सिखाना भी चाहे तो क्या वो लोग सीखेंगे? वो निश्चित रूप से उसको इतना भाव ही नहीं देंगे, वो नहीं सीखना चाहेंगे। इवन यहाँ पे हिंदी और जब इंग्लिश की बात करी जाती है, हिंदी और इंग्लिश की बात की जाती है तो आज भी अधिकतर लोग जो है हिंदी के साथ ही उतने सहज हैं, इंग्लिश का उतने सहज नहीं हैं। कारण क्या है? क्योंकि हिंदी लोक भाषा है यहाँ की, है ना, आमजन से डायरेक्टली जुड़ जाती है, तो वहाँ ये लोग हिंदी में ज़्यादा सहज हैं। उस समय के लोग अवधि वाले क्षेत्र में अवध के लोग आज भी अवधि से ज़्यादा सहज है। तो ये काफ़ी डायरेक्टली जो है लोग जनजीवन से जुड़ जाता है, जनमानस से जुड़ जाता है, तो ये ज़्यादा सहज हो गया और लोकप्रिय भी हो गया। ठीक है, भाषा में बोलचाल की मिठास है जिससे पाठक तुरंत ही इनसे जुड़ जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो संस्कृत परंपरा का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, संस्कृत जो थी उस टाइम के इलीट लोगों की लैंग्वेज हुआ करती थी, कुलीन लोगों की लैंग्वेज हुआ करती थी। जो शास्त्री या पंडित होते थे उनकी जो बेसिकली ये ब्राह्मण वर्ग की भाषा हुआ करती थी, राजा महाराजाओं की भाषा हुआ करती थी। तो यहाँ के काव्य में डेफिनेटली इस भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो संस्कृत परंपरा का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है कि तुलसी के शब्दकोश में अनेक संस्कृत तत्सम शब्द मिलते हैं, जैसे भक्ति, नीति, धर्म और ज्ञान। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इनकी काव्य में देखने को मिलती है। इससे भाषा में शास्त्रीय गरिमा भी आती है। संस्कृत क्या है? एक शास्त्रीय भाषा है, तो संस्कृत का प्रयोग करने से इनके यहाँ पे काव्य में शास्त्रीय गरिमा भी जो है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद ब्रज का प्रयोग भी इन्होंने अपने यहाँ पे किया है। तो विशेषतः गीति काव्य और विनय पत्रिका, ये दोनों इनकी रचनाएं हैं जो इन्होंने ब्रज में लिखी है। तो ये रचनाओं का इस्तेमाल आप अपना आंसर बनाते समय इन दोनों का जिक्र वहाँ पे करना, ताकि ज़्यादा सही दिखेगा। इवन अंडरलाइन तक कर देना, इनको इन्वर्टेड कॉमा बंद करके लिख देना, ज़्यादा सही रहेगा। गीति काव्य और विनय पत्रिका के पदों में ब्रज की माधुर्य परंपरा देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग भी अपनी भाषा में करते हैं।
ना इसके बाद अपन देखते हैं तो लोकोक्तियाँ और मुहावरे का प्रयोग भी ये अपनी भाषा में करते हैं। तो आज भी अपन देखते हैं कि तुलसीदास जी के समय के जो कुछ कुछ कोटेशन है, कुछ कुछ जो लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं, वो आज भी अपने समाज में जस के तस चलते हैं। ब्रज के कुछ दोहे चलते हैं, कबीर के दोहे आज भी चलते हैं ना, तुलसी के दोहे आज भी चलते हैं। तो बेसिकली इन्होंने लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग किया है। तो तुलसी ने जन जीवन को भाषा में उतार दिया है। तो कुछ जैसे कि आप एक बात कहो कि आप किसी ऐसे ग्रामीण एरिया में चले जाते हो जहाँ बिल्कुल आपके लिए वो एरिया बिल्कुल नया है, ठीक है, बट वहाँ आके कुछ 2-3 वर्ड आपने सीख लिए, उन लोगों के साथ में वो वर्ड का इस्तेमाल करते हो आप, तो उन लोगों को कितना अच्छा लगता है कि ये हमारा आदमी है, ठीक है, और आप उनको ये लगता है कि हमारा आदमी है, तो वो आपको ज़्यादा इज्जत देते हैं, ज़्यादा आपके साथ बातचीत करते हैं, ज़्यादा आपके साथ घुलने मिलने का प्रयास करते हैं। सो ये लैंग्वेज का प्रभाव है कि लोकोक्ति और मुहावरे का उन्होंने अपने यहाँ पे प्रयोग किया, इसे जनजीवन को भाषा में उतार दिया है। उनकी लोकोक्तियाँ आज भी लोक भाषा में प्रचलित हैं, तो ये भी आज भी लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। वर्णन कला की सजीवता भी यहाँ देखने को मिलती है, जहाँ पे ये युद्ध का वर्णन भी अपने काव्य में करते हैं, प्रकृति का चित्रण करते हैं, चरित्र और भाव सबका चित्रण यहाँ पे इनका काव्य में देखने को मिलता है। सबका अत्यंत प्रभावशाली चित्रण उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। इसके बाद गांभीर्य और सहजता का अद्भुत संतुलन भी देखने को मिलता है। मतलब इनकी भाषा ऐसी लुंज पुंज सी भाषा नहीं है, बेसिकली अनुशासित भाषा है, ठीक है, अनुशासित भाषा है। और बट ये इतनी न तो जटिल है, न ही इतनी बेसिकली ढीली है कि ये कहीं ना कहीं किसी कसौटी में बंधे नहीं। बेसिकली लचीली भाषा है। इन्होंने बहुत ही संयमित तरीके से, संतुलित तरीके से उन भाषा का इस्तेमाल किया है। तो इनकी भाषा में गंभीरता भी है और सहजता भी है। इन दोनों का अद्भुत संतुलन भी या संगम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भाषा इससे न तो अत्यधिक भारी हुई है, न ही अत्यधिक हल्की हुई है। भक्ति भाव के अनुरूप मध्यम, संतुलित और अर्थपूर्ण भाषा का इस्तेमाल ही इन्होंने किया है। जो भक्ति भाव में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो सकता है, भक्ति भाव में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो सकता है, उस लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। इसलिए इनकी भाषा में मध्यम, संतुलित, अर्थपूर्ण जो है शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है। साथ ही अलंकार और चित्रात्मकता भी यहाँ देखने को मिलती है। तो अगर भाषा में उपमा रूप ये अलंकार नहीं हो तो भाषा इतनी शुष्क सी जान पड़ती है कि उसमें रसास्वादन नहीं रहता, ठीक है। उस भाषा को ग्रहण करने के लिए वो थोड़ी सी शुष्क हो जाती है, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो उस भाषा को एक अलग टच देने के लिए अलंकारों का इस्तेमाल करना होता है, चित्रात्मकता बनानी होती है। तो ये बेसिकली यहाँ पे देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक आदि का सहज प्रयोग इनकी भाषा को आकर्षक बनाता है, ठीक है। इसके बाद नीति और लोकमंगल की झलक भी यहाँ देखने को मिलती है। अब आप देखो, राम के इर्द गिर्द ही रामचरितमानस में या तुलसी का जो मुख्यतः काव्य क्षेत्र है वो राम के आसपास ही घूमता है। और राम क्या है, एक राजा है ना। तो राजा को वो निर्देश भी देते नजर आते हैं बहुत बार कि राम को, मतलब राजा को कैसा होना चाहिए, राजा का काम क्या है, ठीक है। तो वो बेसिकली राजा को गाइड करते हैं और उसको ये बताते हैं कि लोक मंगल की भावना क्या होती है, लोक मंगल किस तरह किया जा सकता है। बेसिकली बात यह है कि वो अपने काव्य में नीति भी बताते हैं कि किस तरह की नीतियाँ होनी चाहिए और किस तरह लोगों का कल्याण हो सकता है, ठीक है। सो नीति और लोक मंगल की झलक यहाँ इनके काव्य में देखने को मिलती है। तो तुलसी की भाषा केवल काव्यात्मक नहीं है बल्कि शिक्षाप्रद भी है और समाजोन्मुख भी है, ठीक है। नाउ इसके बाद में निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं अपन कि तुलसीदास जी की भाषा सरल है, सजीव है, मधुर है, दार्शनिक स्वरूप के कारण हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। उनकी भाषा ने भक्ति साहित्य को ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। डेफिनेटली आज भी अपन देखते हैं कि रामचरितमानस का जितना पाठ किया जाता है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दूसरी किताब होगी जो आज इतनी पढ़ी जाती है, ठीक है। एकमात्र ऐसी किताब जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है वो आज भी रामचरितमानस है। कारण उसका क्या है कि वो जनजीवन से ज़्यादा जुड़ती है, जनजीवन के नज़दीक है, ठीक है, क्योंकि उसमें सदाचार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो एक चिरकालिक एक रचना बन चुकी है, क्योंकि वो आज भी उतनी ही रिलेवेंट है, उतनी ही कनेक्टिंग है जितनी कि उस टाइम पे हुआ करती थी। तो आज भी भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं रामचरितमानस से कहीं ना कहीं गाइड होती हुई नजर आती है। तो बेसिकली भारतीय संस्कृति को गहराई से इसने प्रभावित किया है। तो डेफिनेटली ये बात सत्य है, ठीक है। सो बेसिकली अपन ने 2 क्वेश्चन देखे हैं, जहाँ पे अपन ने देखा कि एक तो तुलसी को देखा और एक सूर का प्रेमानुभूति को देखा, ठीक है। तो तुलसी की भाषा को अपन ने देखा और सूर की प्रेमानुभूति को देखा। भाषा पर किसी भी प्रकार का प्रश्न है तुलसी के बारे में तो आप यहाँ से ले सकते हैं,
प्रेमानुभूति पर भी प्रश्न है तो आप यहाँ पे ये कुछ पॉइंट है जो आपको कॉमन से देखने को मिलेंगे। अलंकार और चित्रात्मकता किसी भी कवि की यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो आप। उनका जो भाषा है वो नीति और लोकमंगल की भावना दर्शाती नहीं दर्शाती, उनकी भाषा कैसी है, गांधीर्य है कि नहीं, सहजता है कि नहीं, वर्णन कला कैसी है, यहाँ पे युद्ध परिकृत चित्रण और भाव। मतलब जब भी आप ऐसे पॉइंट बनाओ तो उस समय में जाके सोचा करो कि उस टाइम के कवि क्या सोच रहे होंगे, किस तरह वो लिख रहे होंगे, लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग किया है कि नहीं किया है, यहाँ पे अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, ब्रज का, संस्कृत परंपरा का, अवधि की सरलता, सौम्यता, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना, ये आपको कुछ कटिंग्स मैंने आपको यहाँ पे देखने को लगा रखी है। देखो ये वही क्वेश्चन है जो आपको पुराने 5 साल के पेपर में आपको बार बार जो रिपीट क्वेश्चन हुए उन्हीं को, क्योंकि हिंदी साहित्य का सिलेबस लिमिटेड है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता कि बहुत अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे, नए क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनर हर साल। उसके बाद लिमिटेड स्कोप पर वो क्या इन्हीं क्वेश्चन को बार बार से बनाता है। विद्यापति को अपन लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था, पद्मावत को भी अपन ने देखा था, पृथ्वीराज राज को देखा था अलंकी। ठीक है, पद्मावत भी अपन ने डिस्कस करा हुआ है। ये सारी चीज़ें वो की वही है। सूरदास के बारे में आपने देखा, सूर का काव्य भी अपन ने देखा है ना, प्रेमानुभूति वाला देखा था। कहीं ना कहीं सूर के बारे में जिक्र एक बार हो गया तो उसके बारे में एक आइडिया अपने को लग जाएगा। वो सारी चीज़ें अपने यहाँ देख सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये वीडियोस लास्ट टाइम भी मैंने आपको करवाए थे, सेम टू सेम इसी तरह से करवाए थे। सारे के सारे रिसर्च बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी क्वेश्चन रैंडमली यहाँ पे पिक कर लिए जाते हैं और वो सारे इस तरह ही आपको रैंडमली पढ़ा दिए जाते हैं। देखो 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको जैसे भी कहा है, जैसा शुरू में भी कहा है कि आते हैं आपके 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। इन्हीं में से आपको 5 क्वेश्चन छाँट के करने, वो आराम से ईजिली आप कर सकते हो। आपको कतई लंबे चौड़ी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य का सिलेबस लिमिटेड है और ये आराम से इसको कवर किया जा सकता है। एक बार कवर करना होता है, बार बार आपको पढ़ना नहीं होता है। साथ ही अगर एफर्ट्स मेरे आपको अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, आपको जो करना करिए। बट इनसे मेरे को काफ़ी हेल्प मिलती है, एक वाइब मिलती है कि चलो यार एटलीस्ट समथिंग विच कैन वर्क फॉर पीपल, तो मैं ये कर रहा हूँ, राइट। सो प्लीज़ बी विद दिस चैनल एंड इसको जितना हो सके उतना आप शेयर कर सकते हैं। आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपके दोस्तों को बेनिफिट मिल सकता है इससे। सो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके हैं, इनको अपन आगे डिस्कस करेंगे, राइट नाउ। विद्यापति की काव्य भाषा, जैसे कि मैं आपको कहा कि तुलसी की काव्य भाषा का जिक्र अपन ने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे विद्यापति की काव्य भाषा पर जो है विचार करना है। तो देखो जिस तरह तुलसीदास जी अवधि क्षेत्र में थे, अवधि उनकी मुख्य काव्य भाषा रही है, उसको सेंटर में लेकर रखते हैं। राम को लेकर के वो ज़्यादा सजग रहते हैं। यहाँ पे विद्यापति मैथिल क्षेत्र जो है आपका, मिथिला का क्षेत्र है, उससे वहाँ से बिलोंग करते हैं और वो उसी को लिखते हैं। ठीक है, ये राधा कृष्ण के प्रति ज़्यादा अपने प्रेम भाव रखते हैं, तो राधा कृष्ण को लेकर के अपना ये काव्य रचते हैं। तो विद्यापति मैथिली साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी काव्य भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि माधुर्य, कोमलता और भाव गंभीरता का अद्भुत संगम है। विद्यापति की भाषा भावों को अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती है, इसलिए उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। आप अपना जब आंसर बनाओगे तो आप ये लिखना जरूर वहाँ पे कि मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है इनको, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पैदा करता है, इनसे एक ऑथेंटिसिटी भी आती है, प्रामाणिकता भी आती है कि हाँ आपको पता है। ठीक है ना। अब इनकी काव्य भाषा की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर से रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज रहता है, तो पॉइंट ऑलमोस्ट उतने रहेंगे। वहाँ पे अवधि की मधुरता और सहजता देखी थी, यहाँ पे मैथिल की भाषा की मधुर रूप यहाँ पे आपको पॉइंट बना के लिखना है। नौ, विद्यापति की भाषा मुख्यतः मैथिली है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता मृदुल ध्वनि, सहज प्रवाह है, लोक संस्कारों के गंध उनकी मैथिली भावनाओं को सीधे हृदय तक पहुंचाती है। भाषा में स्थानीयता के साथ साथ सांस्कृतिक परंपरा का भी गहरा प्रभाव यहाँ दिखता है। ब्रज भाषा और संस्कृत का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ कई पद जो है ब्रज में रचे गए हैं। मधुरता और संगीतता बढ़ती है। संस्कृत उद्भव शब्द भाषा को दार्शनिक गंभीरता प्रदान करते हैं। इस प्रकार 3 भाषा स्रोत जैसे कि कौन कौन से, मैथिली, ब्रज और संस्कृत, उनकी काव्य भाषा को बहुआयामी बनाते हैं। अब आप एक चीज़ देखो कि अगर अपन भारत का मैप बनाएं यहाँ पे, तो देखो भारत का मैप कैसा बनेगा। यही है भारत, ठीक है, जस्ट गिव सम टाइम। ये भारत का मैप है, ठीक है, ये जस्ट गिव सम। सो अगर अपन देखें तो यहाँ पे ब्रज का क्षेत्र कौन सा है यार, ये क्या हो गया, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो ये आपका ब्रज का क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ब्रज का क्षेत्र हो गया। इधर आपका अवधि का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, और ये आपका बेसिकली कह सकते हो मिथिला का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। सो ये बेसिकली 3 जगह का कवि है, ठीक है। इधर आपको मीरा देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, कबीर इन चारों क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे, है ना।
सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सब जगह संस्कृत का प्रभाव होगा ही सही, ठीक है, संस्कृत का प्रभाव होगा ही सही। बाकी अवध में आपको ब्रज का प्रभाव देखने को मिल जाएगा कहीं पे आपको मिथिला में जैसे आपको ब्रज का क्षेत्र यहाँ है, बट इसका प्रभाव यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। ब्रज आपको सब जगह देखने को मिल जाएगी, संस्कृत आपको सब जगह देखने को मिल जाएगी, इसलिए कंपेरिजन आपका इनके बीच में बन सकता है। सो ये कंपेरिजन आप कहीं पर भी कर सकते हो, ये कंपेरिजन ज़्यादा सही रहता है इसे, क्योंकि संभावना है कि ब्रज काफ़ी ज़्यादा व्यापक थी, है ना, तो ब्रज और संस्कृत का प्रभाव भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका गीतात्मकता और लयपूर्णता है कि विद्यापति की भाषा का सबसे महत्वपूर्ण गुण है इनकी लय, कि उनकी जो भाषा है या उनकी जो काव्य जो उन्होंने लिखा है वो एक लय में लिखे गए हैं। उनकी काव्य भाषा में संगीत का ऐसा प्रभाव है कि पद अपने आप में गुनगुनाने लगते हैं। लय, अनुप्रास और तुक का अद्भुत मेल भाषा को गीति काव्य की परंपरा में सर्वोच्च बनाता है। यही गीति काव्य का जो प्रश्न अपन ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था, ठीक है। भावों की सघनता और कोमलता भी यहाँ देखने को मिलती है कि विद्यापति विशेष रूप से श्रृंगार भक्ति के कवि हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से उन्होंने प्रेम के सूक्ष्मतम भावों को कोमलतम भाषा में व्यक्त किया है, जैसे कि मान, विरह, मिलन, उत्कंठा, ये सभी अत्यंत स्वाभाविक से लगते हैं। भाव सघनता क्या है, ये 4 भाव तो यहाँ दे रखे हैं आपको, मान, विरह, मिलन, उत्कंठा। इसके अलावा और भी बहुत सारे भाव होंगे। इन सभी भावों को मिला करके जो ये काफ़ी ज़्यादा सघन हो जाते हैं और ये स्वाभाविक भी लगते हैं, ठीक है ना। लोक संस्कृति और लोक धुनों का प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलता है कि काव्य भाषा में लोक गीतों की छाप। अब लोक संस्कृति क्या होती है? लोक संस्कृति का मतलब है गाँव की संस्कृति। अब गाँव में क्या क्या होता है, लोकल गीत होते हैं वहाँ के, है ना, वहाँ के जो लेडीज होती है या स्त्री होती है उनके प्रति अलग अलग जो टेंडेंसी रहती है वो यहाँ देखने को मिलती है। सामाजिक जीवन की झलक यहाँ देखने को मिलती है। लोक जीवन या लोक संस्कृति के अलग अलग वहाँ पे टेंडेंसीज देखने को मिलती है। तो काव्य भाषा में यहाँ पे लोकगीतों की छाप भी देखने को मिलती है, ग्रामीण संस्कृति की भावना देखने को मिलती है, शास्त्रीय भावना देखने को मिलती है, सामाजिक जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। इससे क्या होता है, इससे भाषा अधिक जीवंत और सजीव लगती है और संप्रेषणीय हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अलंकार का सरल और प्राकृतिक प्रयोग भी किया गया। अलंकार का प्रयोग यहाँ पे जो बेसिकली विद्यापति करते हैं, विद्यापति उपमा, रूपक और मानवीकरण आदि अलंकार का सहज प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा अलंकारिक होने पर भी बोझिल नहीं होती, बल्कि भावों को और शक्तिशाली बनाती है। प्राकृतिक प्रयोग से मतलब यह है कि अलंकारों को ऊपर से थोपा नहीं गया है, अलंकारों का इस्तेमाल इस तरह किया गया है कि वो भाषा के साथ जो है घुल मिल गए हैं, है ना। अलंकार अलग थलग पड़े हुए नजर नहीं आते क्योंकि ठूंस दिया गया, जबरदस्ती अलंकार को ठूंसा नहीं गया, सहज प्रयोग किया गया, प्राकृतिक प्रयोग किया गया। जहाँ रिलेवेंट है वहीं अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बहुत सारे कवि ऐसे होते हैं कि प्रयत्नपूर्वक अपनी ओर से जबरदस्ती अलंकारों को घुसाते हैं, अलंकारों को जबरदस्ती डाल देते हैं, भले ही वो वहाँ पे फिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। बट यहाँ पे विद्यापति ने अलंकारों का बहुत ही सरल और प्राकृतिक प्रयोग किया है, ठीक है। यथार्थ और कल्पना का संतुलन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यथार्थ और कल्पना, यथार्थ मतलब जैसा है वैसा का वैसा, है ना, जस का तस बताना, और कल्पना का संतुलन यहाँ देखने को मिलता है। कवि जब कोई रचना करता है तो ओवैसी उसकी जो वो अपना काव्य क्षेत्र का जो क्षेत्र काव्य में लिखेगा उसका क्षेत्र क्या होता है, वही आसपास के लोकल एरियाज होते हैं जहाँ पे वो जो देखता है उसी के बारे में सोचता है और उसी को समझता है, उसको लिख देता है। बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत कल्पना का छौंक भी लगाता है ताकि जो है जो रचना में थोड़ा मसाला बन सके। बेसिकली वो कल्पना को यथार्थ के साथ मिला करके अपनी रचना को बनाता है, ठीक है। बट यहाँ पे यथार्थ और कल्पना का संतुलन विद्यापति ने रखा है। कहने का मतलब ये कि भाषा में कल्पनाशीलता है परंतु वो पूरी तरह यथार्थ में बसी हुई है। कल्पना का ऐसा उहापोह भी उन्होंने कल्पना को इस तरह भी उन्होंने नहीं पिरोया है या नहीं बताया उसके अंदर कि वो यथार्थ से बहुत ही दूर हो। कल्पना भी अगर उन्होंने की है तो ऐसी कल्पना की है जो संभव हो, है ना, वो ऐसा संभव हो सके वैसी कल्पना उन्होंने करी है। तो यहाँ पर प्रेम, भक्ति और प्रकृति तीनों का संयोजन भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाता है। निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं कि विद्यापति की काव्य भाषा अपनी लयात्मकता, मधुरता, भाव सघनता और लोक धर्मी शैली के कारण हिंदी मैथिल साहित्य में अद्वितीय है, ठीक है। यह भाषा न केवल काव्य को बल्कि भावों और संस्कृति को भी संग्रहित करती है। सो इस प्रकार आपके 3 प्रश्न मैंने आपको डिस्कस किए। मैंने आपको सूर के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको तुलसी के बारे में बताया, उसके बाद मैंने विद्यापति के बारे में बताया। इनके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो जो यह कंटेंट डिस्कस हुआ इसी को आधार बना करके आप लिखेंगे, तो इससे बाहर कुछ भी आपका आंसर नहीं बनेगा। इसके अलावा कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी, ऑब्वियसली बात में 10 से आपको 15 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो 10 से 15 क्वेश्चन में आपको बार बार यही कभी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। यही चीज़ें आपको बार बार से पढ़नी है, समझनी है और एग्जाम में जाके लिखनी है। सो
इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन बाकी बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। छोटे वीडियोस का ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मैंने चलो एक पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट कर लिया, तीसरा पार्ट कर लिया। इससे आपको बर्डन भी फील नहीं होगा। मैं आपको 2 घंटे का लेक्चर भी बना के दे सकता हूँ, बट उसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि न तो आप उसको पढ़ पाओगे, ना उसको कवर कर पाओगे, न जो उसमें बताया गया उसको ग्रेस्प कर पाओगे। सो इट्स बेटर टू एक रोटी को पूरा खाने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके खाया जाए, ज़्यादा बेस्ट है वो। सो ये छोटे वीडियोस इसी तरह के हैं, इनको आप 1 सिटिंग में बैठ करके देख लोगे। 10 मिनट का टाइम मिला, 15 मिनट का टाइम मिला, एक वीडियो देख लिया, इससे भी आपका काम आराम से निकल सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कुछ और भी चीज़ें, कुछ मे भी कुछ गलती हो, कुछ ऐसा कुछ हो तो आप डेफिनेटली उसको बताइए, है ना। ऑल्दो मैंने सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने बेस्ट, अब मेरा अपना बेस्ट लगा कि मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट करी। स्टिल वी आर ह्यूमन, एरर्स कैन बी देयर। सो आपके जो भी क्वेरी उनका वेलकम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इसको कवर करिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।